वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि फोन इन कार्यक्रम है, यानी कि इस कार्यक्रम में विषय से जुड़ी हुई बातचीत की जाती है जिस पर आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी हां, आप सीधे सीधे हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो आज कुछ खास विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी विशेषज्ञ मेहमानों से। तो आइए आपको बता दें आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा सेब की तुड़ाई उपरांत सावधानी, साथ ही बात होगी संरक्षित खेती के बारे में। जी हाँ, तो ये दो महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। इन सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संरक्षित खेती के बारे में हमें बताएंगे डॉक्टर मुर्तजा हसन। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक संरक्षित प्रौद्योगिकी केंद्र IRI पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। साथ ही इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर वसीम हसन रजा, जो हमें सेब की तुड़ाई के बारे में बताएंगे। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं केंद्रीय शीतोष्ण अनुसंधान संस्थान श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से। डॉक्टर वसीम हसन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो बातचीत की आइए शुरुआत करते हैं और संरक्षित खेती के बारे में आइए पहले जानते हैं। तो डॉक्टर मुर्तजा हसन बताएं हमें कि संरक्षित खेती की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या अर्थ है? संरक्षित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाओं जैसे ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है इत्यादि में किसान भाई खास करके उद्यानिक फसलें जैसे सब्जी है, फल है, फूल है इत्यादि का सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। ये एक आधुनिक तकनीक है और इसमें खास कर करके आधुनिक सिंचाई प्रणाली है, जितनी भी आधुनिक वैरायटीज़ है, ऑफ सीजन प्रोडक्शन है, तो इसके बहुत सारे आयाम किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी। जी जी बिल्कुल। तो किस तरह से ये किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है आधुनिक तकनीक, किस तरह से संरक्षित खेती की जाती है, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। संरक्षित खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें नियंत्रित वातावरण के अंतर्गत फसलों की खेती की जाती है। इन संरक्षित संरचनाओं में कीट अवरोधी नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नई तकनीकों से लैस पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई तकनीक आदि शामिल है। इन तकनीकों के तहत सब्जी और अन्य फसलों की साल भर खेती की जा सकती है। पॉली हाउस की बात करें तो इसका इस्तेमाल नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही पॉली हाउस में किसान बेमौसमी सब्जियां लगाकर ज्यादा फायदा भी ले सकते हैं। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। खुले में खेती करने के कुछ जैविक और अजैविक खतरे होते हैं जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जिसके समाधान के लिए किसानों को तरह तरह के कीटनाशकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह अजैविक खतरों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात का ना होना या बहुत ज्यादा बरसात होना शामिल है जो हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। इन सब परिस्थितियों में संरक्षित खेती काफी मददगार और कारगर साबित होती है।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी संरक्षित खेती के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सेब की खेती की बात करते हैं। डॉक्टर वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि सेब की सही तरीके से और सही समय पर तुड़ाई कितनी ज़रूरी है बेहतर आमदनी के लिहाज से? देखिए, जहाँ तक सेब की तोड़ाई का ताल्लुक है, जी। सेब की तोड़ाई में जिन चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है वो है सबसे ज़रूरी कि जो मेवा है या तो उसको प्रॉपर स्टेज पे हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। जी। ना तो ज़्यादा ओवर मैच्योर हो और ना तो ज़्यादा अनपका हो, यानी पूरा पका होना चाहिए। जी। क्योंकि अगर हमें स्टोरेज में ये रखना है तो प्रॉपर मैच्योरिटी स्टेज पे तो हार्वेस्ट करना ही या अगर अर्ली हार्वेस्ट करेंगे तो सेब सुकड़ जाता है, अगर लेट हार्वेस्ट करेंगे तो ये जो है स्टोरेज के लायक नहीं रहता है। जी। तो किसान भाइयों को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब वो फ्रूट की जो है हार्वेस्टिंग यानी तोड़ाई करते हैं। बिल्कुल। अगर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो तोड़ाई से ही जो फ्रूट की शेल्फ लाइफ है वो अच्छी रहेगी और जो मार्केट है वो भी अच्छी रहेगी और हम उसको दूर तक भी भेज सकते हैं। जी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ, तो किसानों की अच्छी आमदनी के लिहाज से बात की जाए तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो तुड़ाई के दौरान और उसके बाद किस किस तरह की सावधानी बरतें, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। देश में सेब की सबसे ज्यादा खेती हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में की जाती है। इसके अलावा उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में भी लोग सेब की खेती करते हैं। सेब की खेती के लिए गहरी, उपजाऊ और दोमट मिट्टी सही रहती है। इसकी खेती के लिए खेत ऐसा होना चाहिए जहां जल भराव ना होता हो, क्योंकि जल भराव के कारण पौधों को कई तरह के रोग लगने का खतरा बन जाता है। सेब के पौधों को अच्छे विकास के लिए ठंडे तापमान की जरूरत होती है, जिसमें 20 डिग्री तापमान पौधों के विकास के लिए काफी अच्छा माना जाता है। फलों के पकने के दौरान इन्हें 7 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। सेब में कटाई छटाई जब पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ सुषुप्तावस्था में रहते हैं तब करनी चाहिए। कटाई छटाई का काम नई कोपलें या फूल आने के 1 महीने पहले ही खत्म कर लेना चाहिए। सेब की तुड़ाई के बाद कुछ खास बातों का ध्यान रखने और सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे कि फल का भंडारण सही तरीके से करें। सेब का भंडारण करने से पहले 5 मिनट तक कार्बेंडाजिम के घोल में डुबोएं। इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की सलाह भी ले सकते हैं। फल तोड़ते, पैकिंग और ग्रेडिंग के समय फलों को कोई खरोच नहीं आए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि फलों पर सीधी धूप नहीं पड़े। जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुर्तजा हसन, आपसे जानना चाहेंगे संरक्षित खेती के बारे में आप हमें बता रहे थे। ऐसे में ये तो एक आधुनिक तकनीक है ही, लेकिन इसके साथ ही जो खुले खेत में खेती की जाती है उसके मुकाबले अगर तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो संरक्षित खेती के किस तरह के लाभ हैं? देखिए, संरक्षित खेती के काफ़ी लाभ हैं। जैसे अगर खुले खेती में जो भी फसल होती है उसकी एक खास अवधि होती है। संरक्षित खेती में वैरायटी इस तरह की होती है और कारक जो वातावरण इस तरह का होता है कि हम फसल को सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। जैसे टमाटर का उदाहरण लिया जाए तो टमाटर को अगर ग्रीन हाउस में या नेट हाउस में उत्पादन किया जाए तो लगभग सालों भर उत्पादन किया जा सकता है। इसी तरह से शिमला मिर्च है और सब्जियां हैं, कुछ फूल है। तो ये इस तरह से जितने भी सब्जी हैं या फल हैं या फूल है, अगर हम इसे संरक्षित खेती में करते हैं, किसान भाई उत्पादन करते हैं, तो इसका उत्पादन सालों भर ऑफ सीजन किया जा सकता है और बहुत ही गुणवत्ता वाली फसल लिया जा सकता है। तो इन सभी कारणों से ये जो संरक्षित कृषि है ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और काफ़ी मुनाफेदार होती है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए किसान अब रुझान लेने लगे हैं संरक्षित खेती की तरफ और इसके बारे में भी आगे बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप संरक्षित खेती कर सकते हैं। इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नंसुरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं।
नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि सुरक्षित खेती के लिए हमें सुरक्षित खेती, लाभकारी खेती बनाने के लिए हमें कौन कौन फसल चाहिए? जी बिल्कुल, सफलतापूर्वक संरक्षित खेती करने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर मुर्तजा हसन? जी, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप सही संरचना बनाएं। कोशिश कीजिए कि आपको जो संरचना है, आपको क्या ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि नेट हाउस बनाना और नर्सरी बनाना, टनल बनाना, ये आप डिसाइड कर लें। और आप यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल जिला उद्यानिक अधिकारी को आप संपर्क करें, कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क करें। वो आपको बताएंगे कि आपके खेत के अनुसार आपको कौन स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चरों में आज सरकार की तरफ से सब्सिडी है। तो सब्सिडी को आप लीजिए और सही संरचना लगा करके उसमें सही फसल लगाइए। आप संरक्षित संरचना के अंदर अच्छी सब्जी ले सकते हैं, पौध उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं। तो कौन सा फसल लेनी है आपको और कौन सी संरचना लेना है, इन दोनों का समागम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताया। आप कृषि विज्ञान केंद्र और जिला उद्यानिक अधिकारी से संपर्क करें, और आप कभी अगर आकर के भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान IRI में भी आकर के आप सारे मॉडल देख सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। जी बिल्कुल नंद स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और जान लिया होगा आपने कि संरक्षित खेती के लिए खासतौर पे किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर वसीम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि समय से सेब की तुड़ाई करना ज़रूरी है, न तो पहले न बाद में। तो ऐसे में कुछ खास बातें बताइए कि हमारे जो किसान है वो कैसे जाने कि यही उचित समय है तुड़ाई के लिए। होती है सेब में अगस्त से ही, इवन जुलाई से ही कुछ वैरायटीज में, जैसे अर्ली वैरायटी है जो पहले तैयार होती है, जी जी, फिर मिड वैरायटी है, फिर मिड लेट जो तैयार होती है, उसके बाद लेट वैरायटीज। तो हर किसी वैरायटी की अलग अलग मैच्योरिटी टाइम होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे गाला ग्रुप है वो मिड लेट तैयार होती है, या हमारे कुछ अर्ली वैरायटीज है जिसमें मोलिस डेलिशियस वगैरह है, वो पहले तैयार होती है। तो हर चीज़, हर वैरायटी का अलग अलग एक मैच्योरिटी स्टेज होती है, और हर वैरायटी की अलग अलग कुछ अलग अलग ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे जो अर्ली वैरायटीज़ हैं उनको हम ज़्यादातर नहीं रख सकते, उनको हमें डिस्पोज ऑफ मार्केट में भेजना पड़ता है, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, उनको ज़्यादा टाइम हम स्टोरेज में नहीं रखते, नहीं तो हम उनको CA स्टोरेज में रखते हैं। उसके बाद मिड लेट वैरायटीज़ हैं, उनमें से कुछ वैरायटीज़ हम लोग जो है स्टोरेज में भी रखते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ अर्ली वैरायटी से थोड़ा ज़्यादा ही होती है, और वो दूर मार्केट भी तब हम बेच सकते हैं, तो उनकी मैच्योरिटी अलग होती है। आजकल जो वैरायटीज़ आई है उनमें कलर, पहले तो एक कलर इंडिकेटर था कि कलर से हमें पता चलता था कि ये वैरायटी मैच्योर हुई है, लेकिन आज की जो नई वैरायटी आई है जो कलर म्यूटेंट्स है, उनमें पहले ही कलर डेवलप हो जाता है, यानी हार्वेस्टिंग से पहले एक महीना पहले, 1.5 महीना पहले उनमें फुल कलर डेवलप होता है। तो इसका मतलब है जो हार्वेस्टिंग वाला है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कब इस सेब को हार्वेस्ट करना है। जी जी, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे TSS है हमारा, कि उसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स एक ब्रिक्स मीटर आता है, उससे हम TSS को देख सकते हैं। उसके बाद जो एक और चीज़ है वो है कि डेज आफ्टर ब्लूम, मतलब ब्लूम के बाद कितने दिन, लेकिन वो भी वेरी होता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सेब जल्दी ग्रोथ पकड़ता है और बड़ा हो जाता है, और जल्दी अपना ग्रोइंग सीजन। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है वो साइज ऑफ द फ्रूट, और भी कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे फर्मनेस, क्योंकि हमें अगर दूर मार्केट के लिए भेजना है तो फर्मनेस भी इसमें देखी जा सकती है। लेकिन मोस्टली जो है एप्पल में जो कलर है और शेप है और साइज है, अगर ये प्रॉपर है तो हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने डिग्री मतलब ब्लूम आफ्टर जो फ्लावरिंग के बाद जो हार्वेस्टिंग तक है, वो हर वैरायटी का अलग अलग है, जैसे मिड लेट वैरायटीज, तो उसके बिना पर भी हम बिल्कुल, तो किस्मों के अनुसार भी तुड़ाई का समय जो है वो निर्धारण करना चाहिए किसानों को। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जी डॉक्टर मुर्तजा हसन, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने हमारे दर्शकों को भी बताया कि सफलतापूर्वक संरक्षित खेती करने के लिए सही संरचना का चुनाव करना जरूरी है, तो किस किस तरह की संरचनाएं होती है और उनका क्या मकसद होता है, ये बताएं।
जो संरक्षित संरचनाएं हैं, ये जो कॉमर्शियल संरक्षित संरचनाएं होती हैं, ये मुख्यतः जीआई पाइप द्वारा बनाई जाती है। लेकिन किसान भाई इसे बैम्बू से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक पाइप से भी बना सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल जो व्यावसायिक संरक्षित संरचना होता है वो मुख्यतः जीआई पाइप से बने होते हैं। जीआई पाइप से बनने के बाद इसमें जो कवरिंग मटेरियल है, मुख्यतः इसमें तरह तरह के प्लास्टिक, नेट, जिसमें कि इंसेक्ट नेट होते हैं, शेड नेट होते हैं, इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मुख्यतः जो संरचनाएं होती है वो खास करके ग्रीन हाउस होती है, जो एक कंप्लीट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। इसमें जीआई पाइप भी होती है, प्लास्टिक होती है, तरह तरह के नेट का इस्तेमाल होता है और शेड नेट होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि शेड नेट का अर्थ होता है खास करके गर्मी में बहुत ज़्यादा शेड देना पौधों को, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पूरे देश में अधिक तापमान का समस्या है। तो यहाँ पर शेड नेट बहुत ही कारगर स्ट्रक्चर है। जहाँ पर खरपतवार और जहाँ पर बीमारी ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाते हैं। और जहाँ पर किसान भाई अगर कुछ छोटे स्तर पर कुछ अगर संरचना लगाना चाहें तो आजकल तरह तरह के टनल आ गए हैं, लो टनल, वॉकिंग टनल, ये सब टनल होते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये सभी संरचना का किसान भाई के पास एक पूरा बास्केट है। जैसे उनकी ज़रूरत होती है, जैसा उनका लागत होता है, उसके अनुसार वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। सुखबीर सिंह जी इस वक्त रामगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुखबीर जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मैं रामगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा यहाँ पर मिट्टी का पीएच जी सुखबीर जी, मिट्टी का पीएच आप कुछ बता रहे थे, कितना है? मिट्टी का पीएच 8+ है और पानी में फ्लोराइड की मात्रा कुछ ज्यादा है। अच्छा ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस की खेती की जा सकती है ग्रीन हाउस में? जी आइए जानते हैं डॉक्टर मुर्तजा हसन। जी जहाँ तक अगर आपका पीएच लगभग 8 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 के पीएच में बिल्कुल खेती की जा सकती है। सॉइल का पीएच अगर 8 है और अगर लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप संरक्षित कृषि शुरू करें तो उसके पहले अपने निकटतम केवीके द्वारा या कोई भी आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, केंद्र का संस्थान है, वहाँ पर से अपने पानी और मिट्टी की जांच करा लें। ये ज़रूरी है। पानी और मिट्टी जांच से ये पता चलता है कि आपको संरक्षित संरचना में कौन सी फसल लेना है। जिस इलाके से आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वहाँ पर पानी भी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको ध्यान रखना है और 8 पीएच को आपको ध्यान रखना है कि 8 का पीएच इससे ज़्यादा ना हो। उसके लिए आप जो है सही में आप अपने जितना भी न्यूट्रिशन है उस पर ध्यान रखिए। आप सही समय पर इसमें जिप्सम डालिए, गोबर की खाद डालते रहिए, तो आपको 8 पीएच में कोई समस्या नहीं, आप आराम से खेती कर सकते हैं। बिल्कुल सुखबीर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ यहाँ पे हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह,
इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम संरक्षित खेती और सेब की तुड़ाई उपरांत सावधानी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। निवेदन ये है कि क्या संरक्षित खेती के माध्यम से ये तरीके से लो टनल हाई टनल जो भी तरीका है, तो क्या उसके माध्यम से हम बुंदेलखंड में सेब की खेती क्या कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो बताएं कृपया। धन्यवाद। जी जी जी, डॉक्टर मुर्तजा हसन जी। नईमुद्दीन जी, खास करके लो टनल और हाई टनल संरक्षित संरचना का बहुत ही सरल उदाहरण है और आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। इसे पतले अगर आप जीआई पाइप को आप अगर अर्ध चंद्रमाकार आकार में मोड़ कर करके अपने खेत में लगा दें और उसके ऊपर आप किसी तरह की प्लास्टिक या इंसेक्ट प्रूफ नेट, शेड नेट को कर दें तो वो टनल बन जाता है। अगर वो टनल छोटा है तो उसको हम लो टनल कहेंगे। अगर उस टनल में अगर आप चल सके तो वो वॉकिंग टनल हो जाता है। तो टनल एक बहुत ही आसान संरचना है और कोशिश कीजिए अगर आप इसके अंदर बुंदेलखंड में करना चाहते हैं तो आप इसमें जब पौध उगाएं सबसे पहले तो इसमें बहुत अच्छी पौध उगेगी। खास करके अगर आप गर्मी में पौध उगाना चाह रहे हैं तो शेड नेट से ढक दें, जाड़े में पौध उगाना चाह रहे हैं तो इसको प्लास्टिक से ढक दें, बरसात में भी आपको उपयोगी देगी। तो आप शुरुआत इसके ऊपर छोटे टनल में आप इसमें नर्सरी उत्पादन द्वारा कीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर छोटी छोटी सब्जी भी ले सकते हैं, आप इसमें फल फूल का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम लागत में बनने वाली संरचना है और कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर मुर्तजा हसन, बुंदेलखंड जैसे देश के और भी कई हिस्से हैं जहां पर पानी की काफ़ी कमी है, तो क्या संरक्षित खेती के जरिए पानी की बचत की जा सकती है और अच्छा उत्पादन दिया जा सकता है? जी देखिए, संरक्षित खेती का इसका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ये है कि ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से बंद रहता है। जैसे ही चारों तरफ से स्ट्रक्चर बंद हो जाता है तो अंदर का वाष्पीकरण कम हो जाता है। वाष्पीकरण करने से इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, जो फसल जल मांग है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो वो सीधा सीधी हो जाता है। उसके अलावा जो सरकार जो किसान को जो मदद कर रही है, जो पूरा पैकेज है संरक्षित कृषि का, उसके अंदर लगभग ये वांछनीय है कि आप इसके अंदर आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाइए। ज़रूरी हो गया है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाइए, फव्वारा सिंचाई प्रणाली लगाइए। तो जब आप ये संरक्षित संरचनाएं और उसके अंदर आधुनिक सिंचाई प्रणाली, इन दोनों का जब समागम होता है तो फसल की बहुत कम पानी में पैदावार हो जाती है। और हम लोगों ने काफ़ी इस पर रिसर्च हुआ है कि काफ़ी पानी, फसल जलमांग जो हो जाता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो प्रतिबूंद जल उत्पादकता जो कहते हैं हम आजकल, प्रतिबूंद अधिक से फसल, वो बहुत अधिक हो जाती है। तो ये सब बहुत अच्छे, यानी कि कह सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर जो असंचित क्षेत्र हैं और पानी की जहाँ पर उपलब्धता कम है, वहाँ पर ये तकनीक बहुत ही कामयाब हो सकती है किसानों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैडम, पार्टी हाउस बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अगर ये बनाते हैं तो अपने फसल उत्पादन में बीमारियां और अन्य रोग में कितना क्या प्रभाव पड़ता है इसका? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मुर्तजा हसन। देखिए, अगर आप अपने स्तर पर खेत में खुद ही बनाना चाह रहे हैं संरचना, अगर कोई संरक्षित संरचना, तो जैसे मैंने बताया कि आप टनल रूपी संरचना से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 से 5 mm की जीआई की पतली पाइप ले लीजिए और इसे अर्ध चंद्रमाकार आकार में मोड़ कर करके 1-1, 2-2 मीटर पर आप खेत करके बेड में लगा सकते हैं। और इसके बाद अपने उस संरचना को आप कवर कर दीजिए
प्लास्टिक से, नेट से, शेड नेट से, तो ये आपको एक टनल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक छोटी संरचना बनाना चाह रहे हैं तो आपको लगभग 2 इंच का पाइप, मार्केट में 2 इंच का जीआई पाइप, याद रखिए 2 इंच का जीआई पाइप ले लीजिए। उसे आप, वो ऐसे नहीं मुड़ेगा, आपको वर्कशॉप में जा करके उसे अर्धचंद्रमाकार आकार में मुड़वाना पड़ेगा और फिर उसकी मदद से आप छोटी सी संरचना, चाहे वो ग्रीन हाउस हो, नेट हाउस हो, इत्यादि को बना सकते हैं अपने खेत में। और आपको इसमें एक छोटी सी वर्कशॉप का आपको मदद लेना पड़ेगा, लेकिन टनल आप खुद ही बना सकते हैं। तो छोटे छोटे संरचना किसान भाई 50 वर्ग मीटर का, 100 वर्ग मीटर का, ये खुद ही बना सकते हैं। बड़ी जो ग्रीन हाउस की संरचना होती है उसके लिए बहुत सारे सरकार द्वारा नियंत्रित जो तंत्र है वो उसको मदद करती है उसको बनाने के लिए, लेकिन छोटी संरचना किसान भाई बना सकते हैं। और अगर किसान अच्छे संरचना बनाएंगे, उसकी डिजाइन पर ध्यान रखेंगे, कवरिंग मटेरियल रहेगा, और हम लोग हमेशा ये बताते हैं कि डबल डोर बनाइए। कि जैसे आप घुसते हैं ग्रीन हाउस के अंदर में तो एक छोटा सा कमरा हो जहां कि आप रुक जाएं, वो चारों तरफ से बंद हो, फिर आप अपने सही संरचना में जाएंगे। अगर इन सब बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो उनके ग्रीन हाउस के अंदर में, चाहे नेट हाउस के अंदर में, बीमारी बहुत ही कम आएगी। जी बिल्कुल। तो कैलाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर वसीम आपका रुख करना चाहूँगी कि सेब की तुड़ाई के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर पे जो सेब है, चूँकि वो देखने में भी आकर्षक होते हैं और सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो, इसके लिए खरोंच से भी बचाना बेहद ही ज़रूरी है। तो ऐसे में तुड़ाई के दौरान कैसे सावधानी बरते किसान? देखिए, सेब एक ऐसा फल है, अगर क्योंकि ये से पेड़ के ऊपर होता है, और जो सेब होता है, जैसे अगर ये ए ग्रेड का है और पेड़ के ऊपर लगा है जी। लेकिन अगर ये तोड़ाई के टाइम नीचे गिर गया तो ये सी ग्रेड का हो जाता है। यानी अगर 100 रुपए का केजी था तो नीचे गिर के ये 20 रुपए का केजी हो जाता है जी। क्योंकि एक बार इसको जख्म लग गया, वो हील नहीं होता और वहां से रॉटिंग शुरू हो जाती है। फिर अगर एक सेब भी हमने इसमें पेटी में भर दिया जो रॉट हो गया हो, तो उसकी वजह से पूरी पेटी खराब हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब हम तोड़ाई का टाइम हो। और इसमें बास्केट्स आते हैं जिनमें कुशन्स लगे होते हैं, नए बास्केट्स आते हैं, और इसमें सीढ़ियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए सीढ़ियाँ आती है, तो उन पे चढ़ के जो है हार्वेस्टिंग वाले। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम भी जब हम इसमें हम उस बास्केट में डालें तो आराम से डालना है कि उन जो नाखून, जो लेबर है, उनके नाखून भी बड़े नहीं होनी चाहिए। और जब वो उसमें रखें तो उस टाइम भी उनको आराम से इसमें रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर एक बार प्रेस हो गया तो फिर ये मार्केटिंग के काबिल नहीं रहेगा और स्टोरेज के काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल, और किसानों को मुनाफा होने की गुंजाइश कम हो जाएगी और भाव भी कम मिलेंगे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। राम प्रताप जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राम प्रताप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो राम प्रताप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी राम प्रताप जी, कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। बंद कर दिया। जी जी, पूछे अपना सवाल। हम पूछ रहे हैं कि मेथाइल या पिपरमेंट की खेती जो है जी 614 एयर में पिपरमेंट लगाने के लिए कौन सी खाद डालें और क्या करें जिससे उत्पादन बढ़िया हो? जी, किस फसल के लिए आप पूछ रहे हैं? अरे मेथाइल नहीं होता, पिपरमेंट तेल। जी, डॉक्टर मुर्तजा हसन बताएं। जी राम प्रताप जी, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आप उसमें यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इफ्को द्वारा बनाया गया एक दो खाद है, अच्छी है, जैसे आप यूरिया फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1919 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी खाद आपको उपयोगी होगी। जी जी, बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर मुर्तजा हसन आपसे जानना चाहेंगे कि फसलों का जब चुनाव करते हैं संरक्षित खेती में करने के लिए, तो वो चुनाव किस आधार पर किया जाता है?
आजकल किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि जो भी फसल का चुनाव करें उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मार्केटिंग। क्योंकि देखिए संरक्षित खेती ऐसी खेती है जिसमें कि लागत शुरू में ज़्यादा होती है, तो किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी वो संरक्षित संरचनाएं लगाएं तो देखें किस फसल का मार्केट है, कौन सी फसल को वो ऑफ सीज़न ले सकते हैं। और उनके पास चॉइस है, चॉइस ये है कि वो तरह तरह की इसमें सब्जी ले सकते हैं, उसमें फल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं। और आजकल ख़ास करके बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स आ गए हैं, आपका मेडिसिनल प्लांट आ गए हैं, ये सब किसान भाई ले, हर्ब्स के प्लांट आ गए हैं, पत्तेदार सब्जी बहुत तरह की आ गई है। हरी पत्तेदार सब्जी आजकल लगभग 100 से 150 किस्म की हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो बहुत सारे फसल का किसान भाई के पास है, लेकिन इन सभी फसलों के में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने का यह है कि किस फसल में किसान भाई को कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो ज़रूर आसपास का मार्केट देख लें। मार्केट देख के संरक्षित संरचना के अंदर ये फायदा होता है कि आप कोई भी फसल को मार्केट के अनुसार, किस समय मार्केट का उसके अनुसार आप उगा सकते हैं। तो किसान अगर इस बात का ध्यान रखे तो उनके लिए खेती काफ़ी उपयोगी होगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सेब के बारे में जानते हैं कुछ और। डॉक्टर वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कि तुड़ाई के बाद सेब की पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये तमाम बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बाजार में उतारने से पहले। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सेब में ग्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। ग्रेड इसमें 2-3 आते हैं, जैसे A-B-C ज़्यादातर इंडिया में चलते हैं, हालांकि फिर बड़े A+, AA या AAA भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ A-B-C के नाम से ही चलता है। जो ग्रेडिंग जो है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर होती है। एक तो साइज के ऊपर ग्रेडिंग होती है, ठीक है, शेप के ऊपर ग्रेडिंग होती है, कलर के ऊपर कि कलर कितना % है, उसके बाद फ्री फ्रॉम, यानी इसमें कोई बीमारी तो नहीं है या कोई दवा तो नहीं है या रेजिटिंग का कोई वो तो नहीं है, तो उसके हिसाब से ग्रेडिंग होती है A-B-C। उसके बाद जो है पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है मुख्तलिफ किस्म की पैकेजिंग आती है, लेकिन जो यहाँ पे ज़्यादा होती है वो होती है जो एक डिब्बा होता है 18 से 20 kg का, उसमें पैकेजिंग जो है होती है। लेकिन जो A+ का फ्रूट है उसमें CPF जो कार्बोरेटेड बॉक्सेस आते हैं उसमें भी होती है, ट्रेज होती है उसमें, लेकिन उसमें सेब का साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो है अच्छे साइज का होना चाहिए, क्योंकि वो साइज बड़ा होता है उसमें जो उसमें स्पेस दी होती है, उसमें दो जो है उसमें लगभग 8 से 10 kg फ्रूट आता है उसमें, तो उसमें भी होती है। तो एक जो है जो फ्रूट को एक प्रेजेंट करने का वे है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन इन चीज़ में वही है कि साइज अच्छा होना चाहिए, जो है जो शेप अच्छी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी बाजार में सेब उतारने से पहले किसानों को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, खासतौर पे ग्रेडिंग का। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर वसीम, दोबारा आपका रुख करेंगे, इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। हरेंद्र सिंह बिष्ट जी इस वक्त नैनीताल उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी हरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैम हरेंद्र बोल रहा था। जी बताएं। उत्तराखंड नैनीताल। को ये ये थी कि हम उन्नत जो प्रजाति सेब की उसके बाद चाहिए थी। सेब की उन्नत प्रजाति के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी, आइए जानते हैं। डॉक्टर वसीम बताएं। उन्नत प्रजाति, नई किस्में। जी जी बिल्कुल। जो सेब की नई है, एक तो हमारा गाला सीरीज आई है, 2-3 सीरीज है एप्पल में, एक तो गाला सीरीज है, एक तो फूजी सीरीज है और एक है डिलीशियस सीरीज। डिलीशियस में पहले रेड डिलीशियस आता था या मोली ये जिसको बोलते हैं रॉयल डिलीशियस आता था, उसमें कलर की प्रॉब्लम थी। अब उसमें नई प्रजातियां आई है जो जिनमें अच्छा कलर डेवलपमेंट है, जैसे किंग रॉट है, जेरोमाइन है, एडम्स है, स्कारलेट स्पर 2 है, या और भी वैरायटीज है उसमें। इसी तरह हमारे गाला ग्रुप में भी है। गाला यहाँ पे एक ही था पहले, गाला मस्त जो 8-10 साल पहले था, लेकिन अब गाला जो है मार्केट से बढ़ गया। उसमें गाला रेडलम है, जो है शिनिगो गाला है, गेल गाला है, टीरेक्स गाला है, फ्लैश गाला है। अब नई वैरायटीज भी इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे बिग बग वैरायटीज है, या जो है अमेरिकन जो वॉशिंगटन एप्पल वैरायटीज भी है वो भी अवेलेबल है, या मीमा मिस्टर वैरायटीज है। ये सारी वैरायटीज अब फार्मर के लिए उपलब्ध है, और ये वैरायटीज, इनमें ये फ़ायदा है कि इनमें कलर बहुत अच्छा आता है, इनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है,
इनकी जो है बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। इसके अलावा इनका मार्केट बहुत अच्छा है क्योंकि इनमें कलर पहले ही आ जाता है और कलर लगभग 100% इवन 110% कलर आता है। उसकी वजह से इनमें मार्केट, लेकिन किसानों को इन वैरायटी को लगाने से पहले अपने एरिया का देखना चाहिए कि मेरा एल्टीट्यूड क्या है, कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ये वैरायटीज़ ठीक है और मेरे लिए कौन सी वैरायटी इनमें से ठीक रहेगी, क्योंकि इनमें किसमें कुछ में पॉलिनाइजर भी लगाने पड़ेंगे, पॉलिनेटर भी लगाने, कुछ इसमें सेल्फ और जो है पार्शल सेल्फ कंपेटेबल वैरायटीज़ भी है जिनमें कम पॉलिनाइजर लगाने की ज़रूरत है। तो ये सारी वैरायटीज़ जो है ये डिवार्फ रूट स्टॉक्स पर आती है, यानी डिवार्फ जड़ पर, छोटे जड़ पर आती है। उनसे एक तो इनमें जो है पैदावार जल्दी आ जाती है, यानी ये जल्दी फल जाते हैं। दूसरा, पैदावार ज़्यादा निकलती है। तीसरा, इसमें जो है जो हमारी जो ज़मीन में है जहाँ पे 10 पौधे लगते थे वहाँ 100 पौधे लगते हैं और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट भी बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, तो ये वैरायटीज़ बहुत अच्छी है। जी हरेंद्र जी, जाना आपने सेब की उन्नत किस्मों के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। कमल जी जयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो कमल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं? मुझे सेब की खेती करनी है। ठीक है जी, मुझे सेब की खेती करनी है। जी हेलो? जी हेलो, आवाज कमल आ रही जी है? हम आपको सुन पा रहे हैं। टीवी की आवाज बंद हेलो? रखिएगा। कमल जी टीवी की आवाज बंद ये रखिएगा, बातचीत में रुकावट जम्मू आएगी। कश्मीर में अच्छी मैंने जगह ली है एक 5 एकड़ में, तो उसमें मुझे सेब का बाग लगाना है। कहाँ ली है आपने जमीन? वैरायटी बताओ कमल जी, कहाँ ली है आपने जमीन? जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? कम कर दी 5 एकड़ में जमीन ली है, उसमें सेब का बाग लगाना है, तो उसके अंदर अच्छी वैरायटी क्या है? जी डॉक्टर वसीम, कहाँ पे ली है? कहाँ पे? कश्मीर में कहाँ? श्रीनगर में या कहीं जम्मू में? देखो वैरायटीज मैंने पहले ही बोला, जहाँ पे इनको जमीन इन्होंने लिया है तो वहाँ पे जो लोकल वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर के होंगे, क्योंकि हर वैरायटी हर एरिया में लोकेशन के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से जो तापमान होता है दिन का रात का या मौसम होता है, उसके हिसाब से कलर डेवलपमेंट होता है वैरायटीज का। तो अगर हम गलत वैरायटी लगाएंगे तो सेब तो आ जाएगा, लेकिन जो उसका ओरिजिनल कलर है, जो उसका ओरिजिनल जो टेस्ट है, जो उसका ओरिजिनल साइज है, वो कम रह जाएगा। इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन, एल्टीट्यूड जहाँ पे ये है, उसके बाद सॉइल टेस्ट करके इनको ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कौन सा जड़ लगेगा, इनको कौन सी वैरायटी लगेगी और कितनी दूरी पर इनको एप्पल लगाना पड़ेगा। क्योंकि और इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे पानी उपलब्ध है या नहीं है, क्योंकि एप्पल कुछ जड़ें ऐसी हैं जिनमें पानी हर दिन देना पड़ता है, यानी ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हमें उनमें पानी जो है देना पड़ता है। कुछ में 1 हफ्ते में देना पड़ता है, कुछ में हम कम भी दे सकते हैं। तो इनकी कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है।
जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। हमारे दर्शकों के व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आ रहे हैं, उन्हें शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जानना चाहते हैं कि संरक्षित खेती में कौन कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है और संरक्षित खेती गाँव में करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें। जी डॉक्टर मुर्तजा हसन। संरक्षित खेती में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप कौन सी संरचना का इस्तेमाल करेंगे। संरचना के बारे में मैंने बता दिया। संरचना जो एक कंप्लीट संरचना होती है उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। और किसान भाई के घर में जो ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस लगता है उसे हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बोलते हैं, स्व प्राकृतिक ग्रीन हाउस। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें कोई ऊर्जा का स्रोत बाहरी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वेंटिलेशन होता रहता है। तो और इसके अंदर आजकल जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी आ गई, वो ख़ास तरह की आ गई है, जिस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को चलने के लिए किसी प्रेशर या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह का मॉडल उपलब्ध है किसान भाई के लिए कि वो 1000 वर्ग मीटर में, 500 वर्ग मीटर में, 4000 वर्ग मीटर में इस तरह की संरचना बनाएं कि इस तरह की संरचना को लगा करके वो खुद चले और इसमें किसी बिजली का स्रोत न लग सके। और इसके अंदर आप आधुनिक सिंचाई प्रणाली भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि क्या कौन सी फसल लें। तो फसल के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है फसल के अंदर में आप संरक्षित संरचना के अंदर कुछ भी उगा सकते हैं। ये एक संरचना है, इसके अंदर आप उगा सकते हैं, लेकिन किसान भाई को इसके अंदर वो चीज़ उगाना है जो ज़्यादातर उन्हें प्रॉफिट दे सके, लाभ दे सके। उसके हिसाब से ये पाया गया है। खास करके आजकल तरह तरह की सब्जी आ गई हैं, बहुत तरह तरह के टमाटर हैं, शिमला मिर्च है, तरह तरह के मेलन्स आ गए हैं, खीरा आ गई है तरह तरह के। उसी तरह से फूल के वर्ग में भी बहुत सारी चीज़ हैं। और आजकल एक चीज़ देखा गया कि खास करके संरचना बना करके उस किसान भाई उसके अंदर पौध उत्पादन करते हैं। इसे हम नर्सरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रीन हाउस को। ये भी एक बहुत ही उपयोगी मॉडल पाया गया है। तो ये सब चीज़ बात किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। जी, और शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। संजू श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। जी संजू जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैं ये पूछ रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, क्या लखनऊ में इसकी सेब की खेती हो सकती है क्या? जी डॉक्टर वसीम बताएं, क्या लखनऊ में सेब की खेती की जा सकती है? देखिए सब जो सेब है ना उसके लिए चिलिंग रिक्वायरमेंट, यानी ठंडी की कुछ मिकदार की ठंडी की जरूरत पड़ती है जो जरूरी है। अगर हम लखनऊ में सेब को लगाएंगे, जो हमारी वैरायटीज हैं यहाँ पे जो श्रीनगर या J&K या उत्तराखंड या उत्तरांचल में लगती है, तो उनमें जो है जो ठंडी है वो 7 डिग्री तापमान से नीचे 800 या 1000 तक चाहिए, चिलिंग आवर्स जिसको बोलते हैं। अगर वो वहाँ पे उपलब्ध मिल रही है, जो नहीं मिलती है जो सब ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वहाँ पे इन जो है वैरायटीज़ की खेती नहीं हो पाएगी। लेकिन कुछ वैरायटीज़ अब ऐसी आ गई है जिनमें चिलिंग रिक्वायरमेंट यानी जो ठंडी की है वो कम है, लेकिन वो वैरायटीज़ कल्टीवेट तो हो रही है, लेकिन उनमें जो क्वालिटी है, जैसे वो टेम्परेट की जो क्वालिटी है, जो यहाँ पे जो क्वालिटी आती है या यहाँ पे जो उसकी जो उपलब्धता होती है, तो वो उन एरियाज में नहीं आती। तो वो उस कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हम यहाँ का सेब बहुत अच्छा होता है स्टोरेज के लिए, खाने के लिए, टेस्ट के लिए, जूसीनेस के लिए। और वहाँ का सेब जो है एक तो उसमें कम जूसीनेस, TSS वगैरह तो ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक हम नहीं रह सकते, और जो फर्मनेस है वो फर्मनेस यहाँ की जैसी नहीं आती है। तो सेब की खेती तो हम कर सकते हैं वहाँ पे छोटे पैमाने पर, वहाँ पे लोकल जो है वहाँ पे जो लोकल जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंट होंगे, ऑफिसर्स होंगे, उनसे कंसल्ट करके। लेकिन बड़े पैमाने पर करने के लिए हमें उसमें पूरा जो है ये डाटा अवेलेबल होना चाहिए कि वहाँ पे चिलिंग आवर्स कितने हैं, वहाँ पे कौन सी वैरायटी है, ज़मीन किस टाइप की है, और इसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कमर्शियली खेती कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, जो कि अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है उन एरियाज का। जी जी संजू जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया अगला सवाल लेते हैं। दिनेश जी ने सवाल भेजा है पाली राजस्थान से और जानना चाहते हैं कि सेब के पौधे कहाँ से लाएं। जी डॉक्टर वसीम। जो सेब के पौधे हैं ना, आजकल जो हरिमन 99 या डोरसेट गोल्डन है, अन्ना है, माइकल है, ये लो चिलिंग वेराइटीज है। ये बहुत सी वेराइटीज, ये बहुत सी नर्सरीज में जो हरियाणा में नर्सरीज है, या हरियाणा में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लाडवा का है, वहाँ पे कुरुक्षेत्र में है वो, या राजस्थान में भी कुछ नर्सरीज है,
जो सेब के जो लो चिल सेब है उसके पेड़ बनाते हैं, तो वहां से वो ले सकते हैं और नवंबर दिसंबर में वो प्लांट कर सकते हैं। लेकिन मैंने वही कहा कि कमर्शियल लेवल पर अभी हमने उसको नहीं रिकमेंड किया है, लेकिन छोटे लेवल पर, छोटे पैमाने पर कुछ पेड़ या 10 पेड़ 20 पेड़ लगा सकते हैं। वो अवेलेबल, वो मिल जाएंगे अगर ये जो है उनको कंसल्ट करेंगे। पर्टिकुलरली अगर हरियाणा एरिया में जो है, मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, उसमें अवेलेबल है। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर मुर्तजा हसन आपसे जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की किस तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ किसान ले सकते हैं। आजकल संरक्षित खेती को प्रोत्साहन करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला कृषि अधिकारी है, जिला कृषि अधिकारी और जिला उद्यानिक अधिकारी। तो किसान भाई को जिला कृषि अधिकारी या जिला उद्यानिक अधिकारी के पास जाना है और वो कृषि विज्ञान केंद्र में भी जा सकते हैं। इन जगह पर जाने पर उनको पता चल दिया जाएगा कि उनके पास जो ज़मीन है और उनके पास अगर आधार कार्ड वगैरह है तो सरकार की कौन कौन सी स्कीमें हैं, खास करके संरक्षित संरचनाएं संबंधित। जो मुख्यतः 2-3 स्कीम है उसमें 1000 वर्ग मीटर का मॉडल, 1 एकड़ का मॉडल, ये दोनों मॉडल बहुत ही प्रचलित है। और 1000 वर्ग मीटर और 1 एकड़ का जो संरक्षित का खेती का मॉडल है, उसमें किसान भाई के पास चॉइस है कि वो नेट हाउस भी लगा सकते हैं, शेड नेट भी लगा सकते हैं, पॉली हाउस भी लगा सकते हैं। तो क्या चीज़ लगाना है उसमें उनको वो सभी विशेषज्ञ जो जिला उद्यानिक अधिकारी हैं वो उनको मदद करेंगे। और इसमें सब्सिडी इस तरह का है, 50% सब्सिडी केंद्र की तरफ से है, बाकी सब्सिडी राज्य की तरफ से है। जो राज्य की सब्सिडी है वो कहीं पर 40%, कहीं पर 30% है जी। और खास करके महिला किसानों के लिए भी इसमें अलग से कुछ भी सब्सिडी है। तो कुल मिलाकर सब्सिडी काफ़ी अच्छी है, इसलिए किसान भाई को इस स्कीम के बारे में जानना ज़रूरी है। और जब वो सारी चीज़ स्कीम उनको मिल जाएगी तब ये मॉडल उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बिल्कुल। चलिए, तो इसी तरह से संरक्षित खेती और सेब की खेती के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी इस कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम संरक्षित खेती और सेब की तुड़ाई उपरांत सावधानियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। पंकज जी झुंझुनू राजस्थान से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी पंकज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। बताइए। मैं कह रहा हूँ कि एक सेब की खेती घर पर कर सकते हैं क्या? जी, आप झुंझुनू राजस्थान में सेब की खेती करना चाहते हैं? सेब घर पर कर सकते हैं क्या? जी ठीक है, डॉक्टर वसीम बताएं क्या सुझाव देंगे आप? मैंने पहले ही बोला कि कुछ वेराइटीज है, जैसे हरिमन 99, डॉर्सेट गोल्डन है, अन्ना है, माइकल है, शोमिट है, जो ये वेराइटीज जो है इन जगहों पे हो जाएगी अगर इनमें थोड़ा सा चिलिंग रिक्वायरमेंट भी मिल रही है तो। लेकिन उनकी क्वालिटी उसके बराबर नहीं है जो एप्पल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इससे बेहतर मैं उनको एक और मशवरा दूंगा, अगर इनको इंटरेस्ट है तो ये पियर की खेती कर सकते हैं। जो एशियन पियर है जी, उसमें एक तो शेल्फ लाइफ भी अच्छी आएगी उधर,
आज नई नई प्रजातियां उसमें भी आई है एशियन पेयर में। तो उस अगर इनको कहीं पे वो अवेलेबल होगा वो प्लांटिंग मटेरियल, उसमें कुछ जापानीज वैरायटी है, कुछ चाइनीज वैरायटी है, कुछ हमारी यहाँ लोकल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकली है वैरायटी, जैसे पंजाब ब्यूटी है या पंजाब गोल्ड है या पंजाब नेक्टर है, वो वैरायटीज है, या पत्थरनाग जो पुरानी वैरायटी है अपनी निजीसी की एक वैरायटी है, कोशाई है, होशाई है, ये सारी वैरायटीज जो है, ये सारी प्रजातियां जो है ये लो चिल एरिया में भी होती है। अगर ये एप्पल से ज्यादा इनको इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एप्पल जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है या बन रहा है, हमने देखा है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम आ रही है। एप्पल तो हो रहा है, साइज भी उतना नहीं आता, कलर डेवलपमेंट भी पुअर है, लेकिन चूंकि पियर में उतनी जो हमारा नाशपाती है इसमें कलर की जरूरत नहीं होती है, फर्म भी अच्छा होता है और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है, तो उनको ज्यादा फायदा जो है एप्पल पियर में मिल सकता है उधर। लेकिन ये जो है लोकल वहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा या वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी होगी, उनसे भी ये कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। डॉक्टर वसीम, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहते हैं सेब के बारे में कि ये जितना ही आकर्षक लगता है, रंग इसका सुंदर होगा, उतना ही जो ग्राहक है उनको ये आकर्षित करते हैं। यही सोच जो है इसके साथ किसान अक्सर उससे पॉलिशिंग करते हैं, वैक्स या मोम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई ग्राहक नहीं खरीदते हैं इन सेबों को क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं। तो ऐसे में आपका क्या सुझाव होगा? जो हमारा यहाँ पे सेब है ना, जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसमें कहीं भी वैक्सिंग नहीं होती कमर्शियली, न तो हमारे पास यूनिट्स है, न तो यहाँ पे कोई वैक्सिंग होती है। ये एक मिथ है, लेकिन बाहर का सेब है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन उसमें हो सकता है। यहाँ वाले जो सेब है जो भी प्रोड्यूस होता है, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे वो JNK में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, वैक्सिंग नहीं होती। लेकिन हाँ, हमारा सेब जो है कुछ जो नई वेराइटीज आ रही है, जैसे जेरोमाइन है, किंग रॉट है, अगर आप उस सेब को देखो आपको लगेगा उसका टेक्सचर ही ऐसा है कि आपको लगेगा ये वैक्स हुआ है, लेकिन उसकी जो जिल्द है वो मोटी है, उसकी वजह से लगता है ये ऊपर से इसमें जो है वैक्स है, वो वैक्स नहीं है, वो बिल्कुल उसका अपना नेचुरल कलर है। और जो हमारे कंज्यूमर है उनको बेवकूफ खाना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एप्पल तो बहुत ही स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। जी, चलते चलते सेब के भंडारण के लिए कुछ खास सुझाव देते चलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि हमारा यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन भी अच्छा निकलता है JNK में या हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में, तो थोड़ा बहुत इसमें अभी स्टोरेज फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि CA स्टोरेज फैसिलिटी जितनी होनी चाहिए, जितना हमारा बल्क निकलता है उतना अभी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट भी उसमें इनिशिएटिव ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा CA स्टोरेज फैसिलिटीज़ वो क्रिएट कर रही है, ताकि जो हमारा प्रोड्यूस है जो एक साथ मार्केट में आता है, क्योंकि मोस्टली डिलीशियस ग्रुप है, अभी नया गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन भी किया है कि नई प्रजातियां लगाई जाए, नई वैरायटियां लगाई जाए, नई जो है अकसाम लगाई जाए, नए रूट स्टॉक पे लगाए जाए, नए सिस्टम्स लगाए जाए, नए बगीचे लगाए जाए। लेकिन अभी भी जो 90% है वो डिलीशियस पे ही है, जो पुराना डिलीशियस है हमारा, वो एक साथ मार्केट में आ जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन इलाकों का है, जैसे पहाड़ों का थोड़ा लेट आता है, ऊपर वाले पहाड़ों का, प्लेन्स का थोड़ी जल्दी आता है, हिमाचल का थोड़ा जल्दी आ जाता है, हम यहाँ श्रीनगर का या JNK का थोड़ा उससे लेट आता है, उत्तराखंड का भी जल्दी आ जाता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक साथ ही आता है। मतलब आप सितंबर से मान के चलिए, सितंबर टू नवंबर में ही सारा ये आता है, तो गलत हो जाता है मार्केट में, उसकी वजह से कभी कभी जो हमारे बागवान भाइयों को उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो अगर इसका प्रॉपर स्टोरेज हो और A ग्रेड फ्रूट या B जो मोस्टली अच्छा ग्रेड क्वालिटी फ्रूट है उसको स्टोरेज रख के, एक तो हमारा जो ग्रोवर है उसको जब ऑफ सीजन होगा, जैसे मार्च अप्रैल में हम इसको निकालेंगे, और हमारे त्योहार बहुत है हमारे मुल्क में, तो उन त्योहारों पे निकाला जाएगा तो उसको एक अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल, अच्छे भाव किसान ऐसी स्थिति में ले सकते हैं। जी, डॉक्टर वसीम हसन, आप लगातार हमारे साथ बने रहे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुर्तजा हसन, आपसे जानना चाहेंगे, संरक्षित खेती जो किसान कर रहे हैं उन्हें फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए उर्वरकों का इस्तेमाल यानी कि पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि संरक्षित संरचना में ये ज़रूरी हो गया है कि आजकल आधुनिक सिंचाई प्रणाली से, ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, इसका इस्तेमाल करें। जी। इसमें ध्यान देने की बात ये है सबसे पहले कि किसान भाई जो
ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाएं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में देख लें कि वो उनकी जो शुरू का जो जहाँ से पाइप जाती है वहाँ पर वॉल्व लगा होता है, आखिरी में एंड प्लग लगा होता है, उसको एक अच्छे सफाई कर लें। और जो जिसकी भी फसल है लगी हुई है, चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो, उसकी ड्रिप सिंचाई की जो नियंत्रित मात्रा है वो डालना है। दो बात का ध्यान रखना है कि एक बार जब वो सिंचाई करें तो 15 मिनट से 20 मिनट से एक बार ड्रिप सिंचाई प्रणाली में वो काफ़ी होती है। और अभी जो आजकल जो अक्टूबर नवंबर का जो फसल ये समय चल रहा है, इसमें जो सब्जी को चाहिए, फलों को चाहिए, ये सप्ताह में 2 बार, इससे ज़्यादा सिंचाई ना करें। दूसरा बात ये है कि जो उर्वरीकरण है हम साथ साथ करते हैं। शुरुआत के फसलों में खास करके ध्यान रखना है कि जो भी उर्वरक इस्तेमाल करना हो वाटर सॉल्युबल हो, पानी में घुलनशील हो। तो कौन कौन से चीज़ हैं, जैसे खास करके आजकल के NPK है, 18-18-18 है, 19-19-19 है, ये बैलेंस फर्टिलाइजर, ये शुरुआत के फर्टिलाइजर के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम डालने अभी पौधों को काफ़ी चाहिए। कैल्शियम के लिए वो कैल्शियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें। कैल्शियम नाइट्रेट को पानी में घोल करके 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। पोटाशियम के लिए अगर ध्यान देना है तो ध्यान जरूरी है कि SOP का इस्तेमाल करिए, पोटाशियम सल्फेट, इसमें सल्फर भी है, पोटाशियम भी आता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं और इनकी पूरी जानकारी के लिए बेहतर होगा कि आप प्रशिक्षण पहले ले लें और फिर संरक्षित खेती की शुरुआत करें। डॉक्टर मुर्तजा हसन, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो जाना आज विस्तार से कि किस तरह से सेब की तुड़ाई उपरांत कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपको बाजार में अच्छे भाव मिले, साथ ही संरक्षित खेती आपके लिए किस तरह से लाभदायक हो सकती है। तो उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान के अगले विषय के बारे में आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा आलू बुआई एवं उन्नत किस्में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बातचीत की जाएगी अंगूर की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। नोट कर ले ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर पर कॉल करके आप अपने सवाल भी दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ हेलो किसान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।